नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विपक्षी दलों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। 130वें संविधान संशोधन बिल पर कहा, भ्रष्टाचारी को जेल भेजने और कुर्सी से हटाने का संकल्प होगा सिद्ध। बिहार के गया जी में 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। औंटा सिमरिया पुल परियोजना का भी किया शुभारंभ। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री का कोलकाता में टीएमसी कांग्रेस पर निशाना। कहा, सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी परिवर्तन से पैदा हुआ सामाजिक संकट। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो सहित 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। राष्ट्रपति ने ऑनलाइन गेमिंग आयकर विधेयक 2025, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025, आईआईएम संशोधन विधेयकों को दी मंजूरी। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को बनाया पक्षकार। मतदाताओं का सहयोग करने का निर्देश। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से सिर्फ 2 ही आपत्ति दर्ज कराने पर जताई हैरानी। और आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आवारा कुत्तों की फीडिंग के लिए निर्धारित हो स्थान और समय, वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद कुत्तों को छोड़े वापस। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा बेहद अहम रहा। गया जी में प्रधानमंत्री ने बिहार के 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कांग्रेस आरजेडी सरकार पर कटाक्ष भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के लालटेन राज में बिहार अंधेरे में ही डूबा हुआ था। वहीं 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक को पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा निर्णायक कदम बताया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? अगर 30 दिन जेल में गुजारे तो छोड़नी होगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपनी कुर्सी। गया जी की जनसभा में प्रधानमंत्री ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। राजद कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से भी प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को सचेत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, जो कि बिहार के युवाओं और उनके रोजगार और अवसरों के लिए बड़ा खतरा है। बिहार के आप सभी लोग
देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लालटेन राज पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राजद के जमाने में बिहार अंधेरे में डूबा रहता था और लोग पलायन के लिए मजबूर थे। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। गया जी से प्रधानमंत्री ने देश के सामने राजनीतिक शुचिता, नैतिकता और पारदर्शिता को रखा। उन्होंने कहा कि युग तेज विकास और समावेशी विकास का है, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का नहीं। गया जी से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के गयाजी में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन किया। ओंटा सिमरिया सेक्शन का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था। और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया। पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। बिहार को लालटेन युग से निकालने के प्रयास के तहत पुल की मिली सौगात क्षेत्र के विकास की रीढ़ है। इस ब्रिज के खुल जाने से न सिर्फ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए यह ब्रिज रामबाण साबित होगा, बल्कि यह पूर्वोत्तर और नेपाल के लिए भी गेटवे ऑफ बिहार बनेगा। इसके अलावा बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं बिहार के विकास को गति प्रदान करेंगी, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया जी से किया है। इसमें लगभग 6,880 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी शामिल है। बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गया जी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गया जी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल प्लांट का, पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इससे बिहार के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा।
अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मगध क्षेत्र में 16,000 से अधिक लोगों को घर प्रदान किए गए, जिसमें पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। गया जी से कुमार आलोक और बेगूसराय से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता मेट्रो के करीब 13 किलोमीटर से लंबे मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया। ग्रीन लाइन, येलो लाइन और ऑरेंज लाइन के शुरू होने से कोलकाता के लोगों को जाम से राहत मिलेगी और वे कम समय में सुरक्षित रूप से आवाजाही कर सकेंगे। अपने कोलकाता दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ के लिए टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जैसर रोड मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सियालदा एस्प्लेंडेड और बेलाघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो का भी शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री ने जैसर रोड से जय हिंद विमान बंदर मेट्रो में सवारी की। बीते 11 साल में देश में मेट्रो का विस्तार 24 शहरों तक हो चुका है और नई मेट्रो लाइनों का 1000 किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार हुआ है। ईज ऑफ लाइफ के लिए ये केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज हर कोई ये सुनकर गर्व करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अब भारत में है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 250 किलोमीटर ही मेट्रो रूट था। आज देश में मेट्रो रूट 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हो गया है। कोलकाता में भी मेट्रो का लगातार विस्तार हुआ है। मेट्रो सहित प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में इंफ्रा विकास के लिए कुल 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें 7.2 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे प्रमुख है। ये 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। दमदम में सेंट्रल जेल रोड में आयोजित भाजपा की रैली में प्रधानमंत्री ने तृणमूल सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति पर घेरा। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल के विकास को पीछे छोड़ घुसपैठियों की शरण ले रही है। जिस प्रकार बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदली जा रही है, ये पश्चिम बंगाल में सामाजिक संकट भी पैदा कर रहा है। खास तौर पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह करके उनकी जमीन हड़पी जा रही है। देश ये सहन नहीं कर सकता, इसको रोकना ही होगा। इसलिए इस बार लाल किले से मैंने घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं,
उनको यहां से जाना ही होगा और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। पश्चिम बंगाल की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर भी प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए पर्याप्त फंड भेजा है, लेकिन फंड तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल का विकास तभी मुमकिन है जब भ्रष्टाचारी जेल में हो और तृणमूल सरकार की राज्य की सत्ता से विदाई हो। कोलकाता से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोलकाता में जापान के उप उच्चायुक्त अशिदा कासुनोरी ने डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत जापान सहयोग विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी काउंसिल जनरल जापानीज एम्बेसी के, और कोलकाता मेट्रो का अभी 3 लाइन जो है उनका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बात करेंगे इनसे। अशिदा सर, सबसे पहले तो ये बताइए, 3 मेट्रो लाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, आप खुद भी बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, ये कैसे? और इतना बड़ा काम जो आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी आए यहाँ पे और जापान खुद काम कर रहा है इंडिया के साथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज के जो प्रोजेक्ट है, आपको भी पता होगा कि आधा जो हिस्सा है वो जापानीज गवर्नमेंट की ओर से कोऑपरेट किया गया है, और ये जो बड़ा प्रोग्राम के आगाज में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आशिदा सर, इतनी अच्छी हिंदी आप बोल देते हैं, भारतवासियों को ये जानना जरूरी, वो जानना चाहेंगे कि इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ सीखी? मैंने यूनिवर्सिटी में हिंदी सीखी थी। और जैसे ओसाका यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद इसी इलाके में आने जाने से कोई हाँ 14। ये जानना जरूर चाहेंगे कि आपने कहा प्रधानमंत्री ये जो तीनों प्रोजेक्ट किया है और जापान आधा पैसा इसमें लगा भी रहा है, इसके साथ साथ एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी है जिसमें जापान बहुत काम कर रहा है भारत के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताएं। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बहुत सबसे बड़ा होगा। दोनों ही देश बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म में एक साथ है, रिलीजन में है, मॉडर्न मार्वल्स हम लोग तैयार कर रहे हैं इस तरीके के, और क्या क्या चीज़ें जो दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री का एक दौरा भी होने वाला है जापान में, क्या क्या चीज़ें और बात की जा सकती है? संयोग में आज ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री साहब जापान जा रहे हैं, और मैंने कहा है कि हिस्टोरिकली बुद्धिज्म के से लेकर अब आईटी के फील्ड में भी हमारा कोऑपरेशन है बहुत बढ़ गया है, यानी पुराने ज़माने से लेकर मुस्तकबिल आइंदा भी ये मुसलसल ये लगातार किया जाएगा। जापान और भारत एक दूसरे के साथ आईटी से लेके, बुद्धिज्म से लेके, मॉडर्न मार्वल्स जो इस तरीके के कोलकाता मेट्रो हम देख पा रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि दोनों विकसित भारत का जो भारत का सपना है उसमें भारत का बहुत बड़ा मदद जापान की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। कैमरा से राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोलकाता। आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बिल ने अब कानून का रूप ले लिया है। आयकर अधिनियम 2025 आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। ये एक ऐतिहासिक सुधार है जो एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन अनुकूल प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की शुरुआत करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने आयकर विधेयक 2025 को लोकसभा को वापस भेज दिया था, जिससे आयकर अधिनियम 1961 को पूरी तरह से बदलने के लिए संसद की मंजूरी पूरी हो गई थी। संसद से पारित और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 अब कानून बन गया है। कानून बनने के बाद उन परिवारों में राहत महसूस की जा रही है जिनकी जिंदगी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से प्रभावित हुई है। ऐसी एक खबर है कि महाराष्ट्र के धाराशिव के रहने वाले 29 वर्षीय युवक लक्ष्मण मारुति जाधव की, जिसको ऑनलाइन गेमिंग की एक ऐसी लत लग गई कि वो कर्ज में डूबता चला गया।
अंत में कोई रास्ता नहीं दिखने के बाद लक्ष्मण ने अपनी पत्नी तेजस्विनी और 2 साल के बेटे को जहर देकर मारने के साथ साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से जहां एक और पूरा गांव स्तब्ध रह गया, वहीं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर मंडराते खतरे को लेकर चर्चा भी जोर पकड़ ली। लक्ष्मण मारुति दादा उनका नाम था। ऑनलाइन गेम में वो बहुत फंस गया था और उसने पूरा घर का आत्महत्या कर दिया। वो पूरे अपने पत्नी के साथ, वो छोटा बच्चा था, उसको भी उसने लेके पूरा घर उद्ध्वस्त हो गया। और ये केंद्र शासन ने जो निर्णय लिया है, वो मोदी साहब और अमित शाह साहब ने वो भी अच्छा निर्णय लिया है। और वहीं संसद से पारित और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 अब कानून बन गया है। इसके तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हमीरपुर के युवाओं और अभिभावकों सहित हर वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस कानून का स्वागत किया है। केंद्र सरकार का एक सामाजिक दृष्टिकोण से नवयुवकों को संभालने के लिए, बर्बादी से बचने के लिए, घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत आवश्यक कदम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। ये सभी परिवारों की सुरक्षा करेगा एवं बच्चों को रास्ते से बिगड़ने के लिए बचाएगा। जो बच्चे और युवा आज की तारीख में ये गेम खेलते थे, उनको इसकी लत लग जाती थी। और लत लगने से होता क्या, और एक स्थिति ऐसी आती थी कि जब वो बिल्कुल से वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे होते थे तो कोई उनको निर्णय नहीं दिखाई देता था और वो अपनी आत्महत्या तक करने में मजबूर हो जाते थे। कई केसेस ऐसे सामने देखे गए इन गेम से कि पैसा तो बर्बाद हुआ ही है और साथ में जान भी लोगों की गई है। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है, जो बिल पारित किया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय कहेंगे कि लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी और वित्तीय समस्याएं, जो ऐसे लोग जिनकी लत पड़ती थी, वो इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। भारत सरकार का ये सराहनीय कदम है। जो बच्चे और युवा जो है बर्बाद हो रहे थे ऑनलाइन गेम खेल करके, वो अब अपने समय का सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। जो लड़के और युवा छात्र छात्राएं अपना समय बर्बाद करके पढ़ाई कर रहे थे, वो गेम में लगे रहते थे, अब वो पढ़ाई करेंगे। जो बच्चे काम कर रहे थे कहीं अपने काम में मन लगाएंगे। ये बहुत अच्छा सरकार ने किया है। केंद्र सरकार को मैं बधाई धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह कदम उठाया है। सरकार ने जो ये कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है। इससे तमाम परिवार टूटने से बच जाएंगे, बिखरने से बच जाएंगे, तमाम परिवारों का भला हो जाएगा। लोग सट्टा खेलते थे, इसके बाद जाकर के घर में कलह करते थे, इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया है और सराहनीय कदम है, इसलिए केंद्र सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, और वहीं उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के लिए 2 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन और बुची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी के नाम निर्देशन पत्रों को संवीक्षा के दौरान वैध पाया गया है और 7 अगस्त को ईसीआई की अधिसूचना के साथ ही उपराष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें 7 से 21 अगस्त 2025 की अवधि के दौरान 46 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल कुल 68 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। 22 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे संवीक्षा में 2 अभ्यर्थियों में नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक में दिवाली से पहले जीएसटी की दरों में कटौती और जीएसटी सुधारों को लागू करने की कोशिश होगी। इस बैठक में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए नया अंतरिम फैसला सुनाया है। नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद वापसी उसी जगह पर छोड़ने का आदेश दिया है जहां से उनको पकड़ा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेबीज और एग्रेसिव कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स के लिए नगर निगम के अधिकारियों को भोजन के लिए समर्पित स्थान बनाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाकर कहा है कि अब ये आदेश पूरे देश में लागू होगा। गौरतलब है कि जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त का निर्देश फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। उस आदेश में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थल से छोड़े जाने पर रोक लगाई गई थी। और बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल न किए गए 65 लाख वोटरों की बूथवार लिस्ट वेबसाइट पर डाली गई है। लिस्ट में बाकायदा उन कारणों का भी उल्लेख किया गया है जिनके चलते लोगों को नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। पब्लिक नोटिस में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि लिस्ट में छूट गए लोग आधार कार्ड के साथ भी अपना दावा कर सकते हैं। आयोग की ओर से राजनीतिक पार्टी के BLA को भी ये लिस्ट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि 1.68 लाख BLA ने अब तक केवल 2 आपत्तियां दर्ज की हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि उनके BLA को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सभी 12 राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को आधार कार्ड या मान्य 11 दस्तावेज में से किसी एक के साथ फॉर्म 6 भरने में सहायता करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करें। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा परिसर में 24 अगस्त को 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल की अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर उनके जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित प्रदर्शनी, विशेष डॉक्यूमेंट्री और स्मारक डाक टिकट का भी लोकार्पण किया जाएगा। सम्मेलन की जानकारी देते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल होंगे, जो इसके समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। वहीं विशेष स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया जाएगा। इंडिया स्पीकर के 2 दिन के अधिवेशन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां इस पर बात करेंगे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी से। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे देखते हैं? एक ऐतिहासिक कदम है, इससे पहले ही ऐसा अधिवेशन कभी नहीं देखने को मिला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार दिल्ली विधानसभा ने ये प्रयास किया है। सफल प्रयास मैं समझता हूँ, ईश्वर की कृपा से रहने वाला है और सब पूरा देश इसमें भाग ले रहा है। क्या क्या कुछ मुख्य बिंदु होंगे, कौन इनॉग्रेट करेगा, क्या इसमें माननीय गृह मंत्री भारत के आदरणीय श्री अमित शाह जी इसको इनॉग्रेट करेंगे और लोकसभा स्पीकर वैलिडिक्टरी फंक्शन में अपना मार्गदर्शन देंगे। इस पूरे अधिवेशन में क्या कुछ आप दिखाना जा रहे हैं जनता के बीच में? हम जनता के बीच में एग्जीबिशन के माध्यम से वो छुपे हुए तथ्य हम जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं, इतिहास के, जिसको शायद समय के साथ भुला दिया गया था। वीर विट्ठल भाई पटेल को इलेक्ट्रिक की डॉक्यूमेंट्री और डाक टिकट पर क्या कुछ है? उनकी डाक टिकट भी आ रही है और उसको जारी कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी और उपराज्यपाल महोदय, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है और उसमें बहुत अनछुए जो पहलू हैं वो सब दर्शाए जाएंगे। तो 24 और 25 तारीख को होने वाले 2 दिन के इस अधिवेशन को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वीर विट्ठल भाई पटेल के 100 साल के इस कार्यक्रम में जो है वो तमाम उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी, डाक टिकट जारी की जाएगी और इसको लेकर के तमाम चीजें जनता के बीच में जाएंगी। कैमरा ललित के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज दिल्ली। और सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन आगामी 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े भारत के इस सबसे बड़े आयोजन में 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव S कृष्णन ने बताया है कि सेमिकॉन इंडिया की प्रदर्शनी में दुनिया भर की 350 से अधिक कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के प्रति वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने साथ ही कहा कि वाणिज्य को उपयोग के लिए भारत का पहला चिप इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। We will be seeing a substantial
amount of enthusiasm which is being displayed by members of the semiconductor industry from across the world, many companies, academic institutions, research institutions, all of who are expected to be at this event. Further, I think this also builds on the success story of India's semiconductor mission. As you're well aware, 10 projects have been cleared and are at various stages of implementation. Before the end of this year, we should be seeing the first commercially India-made chips, which will come out of some of the facilities that are being built currently. और दुनिया भर में यूथ पार्लियामेंट यानी युवा संसद का आयोजन किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी के विचारों को समझा और जाना जा सके, उन्हें आम जनता के मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले काफी वर्षों से विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। इस साल भी दिल्ली के विद्यालयों के बीच राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका पुरस्कार वितरण समारोह संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में आयोजित किया गया। दिल्ली के विद्यालयों के लिए 57वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। युवा संसद प्रतियोगिता में दिल्ली के यमुना विहार के सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित दिल्ली के विद्यालय के अधिकारियों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति में विजेता टीम ने युवा संसद की बैठक का पुनः प्रदर्शन किया। युवा संसद के प्रदर्शन के दौरान विजेता टीम ने उपस्थित लोगों का पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा ही देश का वर्तमान है और इस देश का भविष्य भी युवा ही है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट में डिबेट के रूल्स, उसके बारे में जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत सीखती है। पहले ये स्कूल में प्रोग्राम होता है, फिर इसका कंपटीशन होता है, उसमें जो विनर होते हैं उनको हम यहाँ बुलाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को या जो पार्लियामेंट में डिबेट होती है उसको यंगर जनरेशन तक पहुंचाने का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का। हम स्वच्छता की, पर्यावरण संरक्षण की जब हम शपथ दिलाते हैं तो हमारा जिसको हम प्रधानमंत्री जी ने लाइफ कहा है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, ये भी यंगर जनरेशन में बहुत शानदार भाव जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के देश टीबी, डेंगू, निपाह वायरस सहित गैर संचारी बीमारियों से मिलकर लड़ेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से मिलकर लड़ने की सहमति जताई। कोविड से सबक लेते हुए भविष्य की महामारी से निपटने के लिए ये देश संयुक्त रूप से रिसर्च और इनोवेशन के साथ साथ एक दूसरे के अनुभवों को भी साझा करेंगे। सम्मेलन में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और तिमोर लेस्टे के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि कोविड के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर आपसी सहयोग के लिए एक रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। टीबी के क्षेत्र में डेंगू, बाकी के जो वन हेल्थ मिशन के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वन हेल्थ मिशन की जो इमर्जिंग डिजीज़ेज़ हैं जैसे निपा वायरस है या दूसरे इस तरह के संक्रामक रोग हैं, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पर इसके अलावा जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो कई कॉमन हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जैसे डायबिटीज़ और बीपी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन सब देशों में बढ़ रही हैं। तो इन सब पे हम मिलके जॉइंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान और गेल गैस लिमिटेड की ओर से एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सुमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चोकावाड़ा गांव में बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS और गेल गैस लिमिटेड यानी GGL की ओर से जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। चोकावाड़ा बस्तर जिले के जगदलपुर तहसील में स्थित एक गांव है जो लगभग 1532 की आबादी वाला आदिवासी प्रधान क्षेत्र है।
यहाँ लगाए गए शिविर का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना है। चौकावाड़ा में एनीमिया और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का स्पेशल कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसमें बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान का विद कोलैबोरेशन ऑफ गेल के साथ कर रहे हैं और बिश्नौली संस्थान तो पिछले 1 साल से जिला बस्तर में काम कर रहे हैं। जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर में विशेष ध्यान गैर संचारी बीमारियों पर दिया गया, जिनमें एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां प्रमुख रहीं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। साथ ही लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयीं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पहले इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, लेकिन कैंप में इलाज अपने ही क्षेत्र में मुहैया हो पा रहा है। यहाँ पे आए हैं इलाज करने, अच्छा लगा कि मतलब मेडिकल खुला और दवाई वगैरह मिला। जा नहीं पाते थे, किसके पास पैसा था किसके पास नहीं था तो नहीं जा पाते थे। बहुत खुश है, आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, हमको दवाई दे रहे हैं। वहीं BSGSS की CEO नंदिता बख्शी ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। इसी सोच के साथ बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र चलाती है। चौकावाड़ा गांव में एक बहुत बड़ा एनीमिया, हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए कैंप किया गया और हमें यहाँ पे काम करके बहुत संतुष्ट है। गेल के निदेशक ने कहा कि कंपनी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। This will go a long way in addressing the health needs of the residents in this area. It's a matter of immense satisfaction that the Jan Arogyam team of the NGO has gone all out to cover a large area in the region. यह स्वास्थ्य शिविर न सिर्फ ग्रामीणों के लिए तात्कालिक राहत लेकर आया है, बल्कि इस शिविर ने यह संदेश भी दिया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अब शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचेंगी। इस कैंप के माध्यम से दूर दराज से लोग आकर अपना यहाँ पर बेहतर इलाज कर रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, बस्तर। और उत्तराखंड से सेबों की एक खेप यूएई भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि पौड़ी से हमारे स्वदेशी गढ़वाली सेबों की 1.2 मीट्रिक टन की पहली खेप यूएई के बाजार में भेजी गई। मांग बढ़ने पर उत्तराखंड के किसानों को अपनी मेहनत का अधिक लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में नगर निगम द्वारा एक भव्य युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों की गाथा को संजोकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। युद्ध संग्रहालय का निर्माण लगभग 80% तक पूरा हो चुका है और दिवाली तक इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। क्या कुछ खास है इस युद्ध संग्रहालय में, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव की ये खास रिपोर्ट। पीतल नगरी मुरादाबाद को अब एक नई पहचान और मिलने जा रही है। मुरादाबाद नगर निगम एक युद्ध संग्रहालय का निर्माण करवा रहा है, जिसमें आजादी के बाद से लेकर करगिल युद्ध और हाल के सैन्य अभियानों तक भारतीय सेना की वीरता की झलक देखने को मिलेगी। युद्ध संग्रहालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने वाले मुरादाबाद के नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल के मुताबिक युद्ध संग्रहालय का मकसद युवाओं और बच्चों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना जगाना है। साथ ही यह जगह इतिहास और सैन्य अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए एक ज्ञान के केंद्र के रूप में काम करेगी। ये जो युद्ध संग्रहालय है, ये अपनी तरीके का देश का पहला ऐसा डिजिटल संग्रहालय है जिसमें तीनों सेनाओं के बलिदान और उनके शौर्य का वर्णन भी है। सन 47 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक की चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। साथ ही इसमें अलग अलग टेरेन में किस तरीके से सेना लड़ती है और किस तरीके से देश की रक्षा करती है, उस टेरेन वॉरफेयर को भी एक्चुअल टेरेन बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही लोंगेवाला की लड़ाई, जो कि बहुत ही आइकॉनिक लड़ाई मानी जाती है 1971 की, उसके लिए हमने पूरा एक सेक्शन डेडिकेटेड करते हुए एक्चुअल ट्रेंच का निर्माण किया है और ट्रेंच में सैनिक कैसे लड़ते हैं और क्या परिस्थितियां होती हैं उसको दिखाने का भी प्रयास किया गया है। कुल मिला के हमारी ये कोशिश रही है कि इस युद्ध संग्रहालय को केवल यूपी ही नहीं, देश के लोग देखने के लिए मुरादाबाद आएं।
इस युद्ध संग्रहालय की खासियतों की बात करें तो 10 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे संग्रहालय में ओपन थिएटर, डिजिटल और इंटरैक्टिव गैलरी, लाइट एंड साउंड शो और थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही मशीन गन, तोप, वर्दी, जंगों में उपयोगी गाड़ियां जैसे प्रदर्शन योग्य सैन्य उपकरण शामिल होंगे। 1965 भारत पाक युद्ध में प्रयुक्त T-55 टैंक के 2 मॉडल स्थापित किए जा चुके हैं। MiG-27 फाइटर जेट जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ था उसको भी स्थापित किया जा रहा है। INS विक्रांत से संबंधित वस्तुएं, पनडुब्बी मॉडल, मिसाइल और अन्य सैन्य मॉडल भी जल्दी संग्रहालय की शोभा बढ़ाएंगे। टैंक, एक MiG-27, साथ ही जो डिफेंस की हमारी PSUs हैं, MDL, HAL इत्यादि, इनसे हमें एक्चुअल स्केल्ड मॉडल के वॉरशिप, हेलीकॉप्टर, तेजस विमान के मॉडल ये सब मिल चुके हैं और इनको लगाया जा रहा है। युद्ध संग्रहालय के बन जाने से मुरादाबाद में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह युद्ध संग्रहालय न केवल शहीदों की याद को जीवित रखेगा, बल्कि समाज में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को भी मजबूत करेगा। मुरादाबाद से अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में ई बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से मथुरा के कई तटवर्ती इलाकों तक नदी का जल पहुंच गया है। बाढ़ की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर करते हुए राहत व बचाव के प्रभावी इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न भागों में हाल ही में आई आपदा के कारण सड़कों और पुलों को हुए भारी नुकसान की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने इनके शीघ्र मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्रीय सहयोग का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जितने भी राहत केंद्र हैं वहां पर राशन की व्यवस्था की है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए भी हमने विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण विभाग की ओर से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत भी की है और वो अपना काम करेगा भी, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी हमें अपना योगदान देना होगा। जम्मू कश्मीर में विस्थापित लोगों की कस्टोडियन जमीन से जुड़े जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार के मामलों में उधमपुर और जम्मू में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी की जम्मू इकाई ने 9 जगहों पर छापेमारी की। इनमें 8 जम्मू में और 1 उधमपुर में था। ये जांच 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने का कारण येलम्मा मंदिर में नदी का पानी घुस आया और कुलबर्गी का उपायुक्त फौजिया तरुन्नम ने बताया है कि एहतियाती उपाय के रूप में हमने तालुक और गांव स्तर के अधिकारियों को नामित कर दिया है ताकि वे वार्ड में जाकर निगरानी कर सकें। स्वास्थ्य विभाग को भी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की चेतावनी दी गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड में बाढ़ राहत के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए देने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर सवाल उठने लगे हैं। भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा में वायनाड के प्रति सिद्धरामैया सरकार के इस रुख की आलोचना की है। भाजपा नेता आर अशोक ने सवाल उठाया है कि कर्नाटक सरकार ने अन्य आपदा प्रभावित राज्यों के प्रति ऐसी उदारता क्यों नहीं दिखाई।
आर अशोक ने कहा है कि मुख्यमंत्री केरल में प्रत्येक घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि हमारे अपने राज्य में लोगों को आपदा के दौरान घर बनाने के लिए मात्र 95,000 रुपए ही मिलते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस खर्च का बचाव करते हुए इसे एक मानवीय पहल बताया। और आइए अब देखते हैं कुछ और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति के साथ अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरी टीम को भविष्य के प्रयासों, विशेषकर गगनयान मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन का स्वागत कर उन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थक है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अपने बयान पर पूरी दुनिया में खूब ट्रोल हुए थे। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने स्वच्छता कर्मियों के लिए गठित केंद्रीय निगरानी समिति की 10वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मैला ढोने के लिए मशीनों के उपयोग को 100% लागू करने पर जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 56 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। थाईलैंड के फुकेट में AIBD का 23वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें भारत को सर्वाधिक मतों के साथ एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। भारत 2025 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। ईडी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस विधायक KC वीरेंद्र के चल्लकेरे स्थित आवास सहित 16 स्थानों पर अवैध धन हस्तांतरण के मामले में छापेमारी की है। ईडी ऑनलाइन गेमिंग एप्स के लिए अवैध धन हस्तांतरण के संबंध में जांच कर रही है। संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू पक्षकारों को नोटिस जारी किया। कृषि निर्यात में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने 1.2 मीट्रिक टन गढ़वाली किंग रोड सेब की पहली परीक्षण खेप को देहरादून से दुबई के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के सहयोग से संभव हुई। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते बिहार की। रोजगार की तलाश में गांव जवार, खेत खलियान और अन्य तरह के बदलाव जो हैं वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखें तो अपनों का साथ छूटना और पलायन कभी बिहार की नियति बन गई थी, लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के निवासी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मुर्तजा और प्रिय रंजन पासवान भी पलायन के इसी दर्द को जीने के लिए अभिशप्त थे। लेकिन बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, संस्कार, संस्कृति, परंपराओं का और अपनों की भावनाओं का भी होता है। इस बोझ को उतारने का जिम्मा लिया है बिहार की एनडीए सरकार ने। राज्य में तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने माइग्रेशन को रिवर्स माइग्रेशन में बदल दिया है। आज बिहार के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में वैसे कामगार बड़ी संख्या में काम करते नजर आ रहे हैं जो वर्षों से काम धंधे के सिलसिले में पलायन का दंश झेल रहे थे। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में हम ग्राउंड जीरो से ऐसे लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कभी राज्य के बाहर काम कर रहे थे, लेकिन आज इन्हें अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रोजगार की तलाश में अपना गांव घर छोड़कर दूर दराज शहरों की ओर निकल पड़ने के दिन अब गुजर चुके हैं। अपनों से दूर जाने की मजबूरी से भरी बिहार के लोगों के दिलों की टिस अब कम हो रही है। मोतिहारी के मोहम्मद आरिफ दिल्ली में काम करते थे, जबकि उनका सपना था कि वो बिहार में ही काम करें। आरिफ का सपना सच हो गया। तो हम लोग का एक सपना था कि बिहार में हम लोग काम करें। जब बिहार में फैक्ट्री आई तो हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग आए काम करने। तो यहाँ काम करें, हम लोग को ऐसा लगता था कि कभी बिहार में फैक्ट्री होगा कि नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में रह जाएंगे, दिल्ली में काम करेंगे, दिल्ली में जो है पूरा ज़िंदगी बीत जाएगा। लेकिन बिहार में जब फैक्ट्री आया
तो बिहार में हम लोग काम करें तो बहुत अच्छा बेहतर फीलिंग होता है कि बिहार में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से बिहार लौटे मोहम्मद शमीम को भी यहाँ बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। वो बताते हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ का सुविधा मिला, कंपनी के तौर से काम धाम के बोल सुबह बाथरूम उतरूम ऐसे बहुत चीज़ का सुविधा मिला, काम धाम अच्छा चलता है यहाँ पे। काम के सिलसिले में तमिलनाडु से बिहार लौटे मोहम्मद मुर्तजा अली की कमाई पहले से बढ़ी है। इस बात की सबसे खुशी है कि हम बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार में यानी अपनी जगह पे 4 घंटे यहाँ से घर पहुँच जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे काम करने पे जो हम तमिलनाडु में कमा सकते थे उससे ज़्यादा हम बिहार में कमा रहे हैं। अभी हम फतुआ जिला पटना में फतुआ में हाई स्पीड कंपनी में काम कर रहे हैं। इससे पहले हम 2012 से लेकर के 21 तक के 10 साल हमने मैंने काम किया मुंबई में। अभी हाई स्पीड में मैं 3 साल होने जा रहा है, 3 साल से हैं सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। पहले 1 साल हमने सिलाई का काम किया, फिर 2 साल से अभी सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की अपनी इस स्पेशल सीरीज में ग्राउंड जीरो से हम आप तक उन लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं जो काम के सिलसिले में पहले बिहार से पलायन कर गए थे, लेकिन फिर जब बिहार में रोजगार की बहार आई तो वो लौटकर वापस अपने शहर अपने राज्य आ गए और अब अपने श्रम के जरिए विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। अभी और भी ऐसी कहानियां हैं जो हम आप तक लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।